नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आज हिंदी दिवस है। काफी उत्साह के साथ, कई बार काफी गर्व के साथ इस दिवस को भारत के लोग या कहें कि उत्तर भारत के लोग मनाते हैं। तो हिंदी दिवस पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग क्या कर रहा है, इसे जानने के लिए हम लोग हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के केबिन में हम लोग इस वक्त आए हैं। तो जरा यहाँ का नजारा मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो हिंदी विभाग ने एक फ्लैक्सी नीचे लगाई है मेन कैंपस में, और उनका मकसद है कि उसमें सिग्नेचर जो है वो हिंदी में आज के दिन किए जाएंगे। तो इस अभियान के जो संयोजक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा हैं, जो कि यहाँ पर हिंदी विभाग का जो यहाँ पर दरअसल नाम है वो भी हिंदी विभाग और भारतीय भाषाएं विभाग है। तो उस पर भी हम एक बाइट कैड़ा जी की लेंगे कि विभाग का नाम आखिर इस तरह का क्यों रखा गया है, उसके क्या कोई बड़े मायने क्या उसके निकलते हैं। बाकी फ्लैक्सी अभियान पर भी हम लोग बात करेंगे कि हिंदी में सिग्नेचर एक प्रतीक के तौर पर ही सही, तो उसका क्या मकसद है। तो इस वक्त डॉक्टर अनिल कार्की हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर मंगलम जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों के ही केबिन में हम मौजूद हैं और सामने हम एक अलमीरा देख रहे हैं जिसमें काफी सारी किताबें रखी हैं। उसके अलावा आप दोनों के ही जो टेबल हैं उन पर भी खूब सारी किताबें रखी गई हैं, उनका भी हम आपको जिक्र सरसरी करेंगे। तो कुमार मंगलम जी के पास में हम आते हैं सबसे पहले, और कवि हैं मंगलम जी, आलोचक हैं, और उनके केबिन में अगर हम बात करें तो विचारों का जनतंत्र एक किताब है अखिलेश जी की। रुख और ऋषि हरभजन सिंह की एक किताब है, मुझे नहीं मालूम कि ये गद्य है या पंजाबी भाषा की कविताओं की किताब है। बहुत सुंदर। और आचार्य राम शुक्ल ग्रंथावली भी यहाँ पर मौजूद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मुझे लगता है कि जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास में ये व्यवस्थित इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास, उस किताब से ये पता चल गया कि जो हमारी तमाम सारी जो अवधी ब्रजी जो भाषाएं हैं उनके बिना हिंदी अपना कोई वजूद नहीं रखती है। इस किताब को पढ़ने के बाद ये हम सबको मालूम चलता है। और इसी किताब से हमें ये भी पता चलता है कि विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया वो हिंदी, वो सब अवधी मगही जो भाषाएं थी वो सब उसी का मिला जुला रूप था। तो वहां से कई सारे संशय भी खत्म हुए इस किताब के बाद से। और अखिलेश जी की एक किताब और यहाँ पर दिख रही है, समय, समाज और साहित्यकों का अनूठा वृत्तांत। अक्स पुस्तक का नाम है। हंस का एक यहाँ पर अंक रखा गया है, और इसके अलावा प्रयाग पथ एक पत्रिका यहाँ पर है। महामारी और कविता जो है एक श्री प्रकाश शुक्ल जी का एक कविता संग्रह रखा गया है। तो हिंदी विभाग में हम आते हैं तो बहुत सारी किताबों का जखीरा एक तरह से हमें दिखाई देता है। और वहीं अगर हम आते हैं डॉक्टर अनिल कार्की जी के केबिन में, तो यहाँ पर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की पद्मावत दिखाई दे रही है और जापान की लोक कथाएं दिखाई दे रही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि विभाग का नाम ही है कि हिंदी विभाग और भारतीय भाषाएं विभाग, तो केवल भारतीय भाषाएं ही नहीं, उसके इतर आप जो है तमाम विदेशी तमाम और देशों के लोक में क्या लिखा जा रहा है उस पर भी लगातार हिंदी वाले अध्ययन करते रहते हैं। मनुष्य की भौतिक संपदाएं एक बड़ी खूबसूरत किताब यहाँ पर दिख रही है। उसके अलावा हम बताना चाहेंगे आपको कि जिंदगी नामा भी है कृष्णा सोपती जी का। उसके अलावा डॉक्टर अनिल कार्की जी मुख्यतः एक लेखक हैं, लोक के लेखक, तो उनकी भी दर्जनों किताबें प्रकाशित हुई हैं। तो उनका मैं सरसरी नाम बताना चाहूंगी। उदास बखतों का रमोलिया इनका एक किताब है जो कि संस्कृति मंत्रालय से अनुदान प्राप्त भी है। सुन सुवा बरखंडी एक कहावत है हमारी कुमाऊनी की, तो उसी पर ये कविताओं का एक संग्रह है अनिल कार्की जी का। धार का गिदार जो है वो बड़ी एक सुंदर पुस्तक है। और उसके अलावा एक तारो दूर चलकियो जो है भानुराम सिकोटी जी पर एक बहुत सुंदर किताब लिखी है, जो हमारे तमाम सारी जो हमारे इस तरह के लोग जो हैं विलुप्त जो हो गए हैं, जिनको बहुत ज्यादा मान्यता नहीं मिली मुख्य धारा में, उन पर आपने लेखनी चलाई है। नदी भेड़ नहीं होती दूसरा कविता संग्रह इनका मौजूद है। अपनी माटी अपना बचपन जो है ये आपका संस्मरणों का संग्रह है। पलायन से पहले आपका कविता संग्रह है। और अभ्यास कथा और अन्य ये कहानियां अनिल कार्की जी ने लिखी हैं। और अनुनाद सम्मान जिसको 2014 का मिला हुआ है। बदलने वाला ठहरा वक्त भी भुवन बिष्ट की एक किताब यहाँ पर दिख रही है। और उसके अलावा अनिल कार्की जी की अगली पुस्तक लोग पहरुए एक बड़ी ही खूबसूरत किताब है। और बृहद हिंदी कोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा जैसा कि नाम ही है। और कालिका प्रसाद, राजवल्लभ सहाय और मुकुंदी लाल श्रीवास्तव जी ने इसको सहेजा है। ये इस तरह के जो शब्दकोश होते हैं वो कितने मायने इसके होते हैं, कितना बड़ा कठिन काम, दुष्कर काम करके ये हम सबके सामने इसको परोसा जाता है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत सारी किताबों के जखीरे के साथ बहुत सारे खाने का जखीरा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि
अनिल कार्की जी रहवासी सेंटर एक शुरुआत में संचालित करते रहे हैं, तो वहाँ का बहुत किस्म की चायें जो वहाँ पर बन रही हैं, हम जो बाजार से रेडीमेड ग्रीन टीज ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लोग कैसे वहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं उन चायों का, कैसे उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, उसका एक नमूना भी यहाँ पर रखा गया है। तो अब हम बातचीत को शुरू करते हैं। मंगलम जी के पास आना चाहती हूँ। मंगलम जी, हिंदी दिवस को आप किस तरह से देखते हैं? हिंदी विभाग वालों के लिए यूं तो हर दिन हिंदी दिवस है, लेकिन हिंदी दिवस को किस एंगल से आप देखते हैं? एक कवि आलोचक के तौर पर मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। देखिए, हिंदी दिवस की जब बात होती है तो दरअसल हिंदी का जो मसला है, 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया और इसके बाद एक औपचारिक शुरुआत की गई। चूंकि हिंदी को भाषा के तौर पर एक संवैधानिक स्वीकृति मिली और हिंदी हमारी राजभाषा हुई। इसके साथ ही दक्षिण के जो भाषाई विद्वान हैं उन लोगों ने हिंदी को नहीं स्वीकारा और इसके साथ ही हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा मिला। चूंकि भारत अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है, भारत कभी भी एक रंग, एक भेष, एक भाषा, एक खान पान का देश नहीं रहा है। अगर भारतीयता के सूत्र को तलाशें तो कोई एक तत्व नहीं है जो भारत को एक करता हो। अगर कोई एक शब्द कहना हो भारत को एक करने का तो वह विविधता ही होगा। तो यह एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त दिन है और इस रूप में एक औपचारिक दिन है आज हिंदी के लिए। कुछ औपचारिकताएं निभानी होती हैं, जो संवैधानिक इकाइयां हैं देश की, जो जनमानस है। तो दरअसल यह जो हिंदी दिवस है यह मनाने का या इस, चूंकि हम उत्सव धर्मी देश हैं, हम हर एक चीज में उत्सव तलाशते हैं, तो यह हमारे लिए उत्सव है। लेकिन जब इसकी विवेचना हम करेंगे, आप हिंदी विभाग में आई हैं तो हिंदी विभाग का तो काम ही है हिंदी पढ़ना पढ़ाना, उसकी हिंदी को लेकर के जो सारे बहुत आयाम हो सकते हैं कि वह जनता के बीच कैसे जाए, उसकी पठन पाठन में हम वैज्ञानिकता को कैसे तलाशें या हमारे आधुनिक ज्ञान विज्ञान की सरणियों को कैसे समृद्ध करे, यह तो हिंदी विभाग का दायित्व ही है, जो कि वो 365 दिन करता है। हम हिंदी भाषा भाषी लोग हैं तो हमारे लिए भी हिंदी दिवस उस रूप में नहीं, क्योंकि हम तो रोज हिंदी बोलते हैं, हमारा रोज का कार्य व्यापार हिंदी में हो। तो दरअसल हिंदी दिवस की जब बात होती है तो हमें यह देखना चाहिए कि हिंदी से इतर के लोग जो हैं, जिनका ठीक सीधे सीधे हिंदी से बहुत साबका नहीं है, एक औपनिवेशिक जहनियत के तहत यह मान लिया गया कि ज्ञान की जो मुकम्मल और गुणवत्ता परक स्थिति है वो हिंदी में संभव नहीं है। इसके लिए कितने कार्य किए गए, ये बात की बात है कि हमारे सांस्थानिक चरित्रों ने हिंदी को ज्ञान विज्ञान की भाषा कितना बनाया। ये हमने आजादी के 75 वर्ष के बाद आज हम अमृत महोत्सव जैसी चीज मना रहे हैं। तब हमें यह देखना होगा कि हिंदी को हमने ज्ञान विज्ञान के उस भेड़ चाल में, उस दौड़ में, उस प्रतियोगिता में हिंदी को हमने कहाँ खड़ा किया। आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, रसायन की, जीव विज्ञान की, चिकित्सा शास्त्र की, ज्योतिष की, कितनी किताबें अनुदित हुई। विश्व की, अंग्रेजी की या अन्य भाषाओं की जो बेहद महत्वपूर्ण कविताएं, साहित्य है, लिटरेचर है, ज्ञान है, वह हिंदी में कितना अनुदित होता है। वह कौन कौन से ऐसे संस्थानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है जो इसे कर रही हैं। तो आपको लगता है कि अनुवाद के क्षेत्र में अभी बहुत काम होना बाकी है? बिल्कुल बाकी है दरअसल। और ऐसा नहीं है कि हिंदी में अनुवाद नहीं हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई मुकम्मल जो संस्थाएं हैं देश की, आप देखिए, चाहे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास हो, केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो, तमाम ऐसी संस्थाएं वो अपने तरीके से काम कर रही हैं। लेकिन वह पूरा, आप ये देखिए कि हिंदी भाषा के तौर पे सिर्फ इन विभागों का ही दायित्व नहीं है।
विश्वविद्यालयों ने हिंदी को लेकर के कितने काम किए हैं। मुझे याद आता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागों ने बहुत सारे अन्य ज्ञान के अनुशासनों की किताबों का अनुवाद किया और उसे ज्ञान का माध्यम बनाया। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रकाशन विभाग में जाएंगी तो आपको भूगर्भ शास्त्र से लेकर के रसायन शास्त्र की किताबें हिंदी में मिलेंगी। और एक वक्त आया कि उन किताबों को पढ़ने वाला कोई नहीं था, वो कूड़े की भाव बिकी, उन्हें फेंक दिया गया, हिंदी विभाग के सामने ला करके रख दिया गया कि जिसको ले जाना है वो मुफ्त में ले जाए। तो क्या यह जो हमारा सामाजिक चरित्र है, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमें हिंदुस्तानी की भी बात करनी होगी। आप सभी जानते हैं कि जब हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर के संविधान सभा में बहस चल रहा था, हिंदुस्तानी सिर्फ एक मत से पीछे था। तो उस बहस पर भी बात करनी होगी कि हमारा जो जनवृत्त है, हमारा जो लोक है, वह किसे स्वीकार करता है। आज आप जब हिंदी की बात करते हैं तो पृथ्वी का मंगल हो हिंदुवादी हो जाता है और पृथ्वी का खैरियत हो एक अजीब तरह के भाषाई राजनीति का शिकार हो जाता है। तो जब हिंदी की बात करते हैं तो हमें इन सारी चीजों को भी देखना होगा। हिंदी सिर्फ संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं है। दरअसल जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमें हिंदी के आधुनिक समय को भी देखना होगा, क्योंकि हिंदी जो है वो 19वीं शताब्दी में जनवृत्त में आती है, खड़ी बोली के रूप में मौजूद रही है, लेकिन जो हिंदी का साहित्यिक परिमार्जन होता है वो 19वीं शताब्दी में होता है। और ये 19वीं शताब्दी नवजागरण का समय है, प्रेस के आने का समय है, गद्य के आने का समय है। हिंदी जैसी सामर्थ्यवान भाषा अपने आरंभिक दिनों में ही, जब हिंदी जनभाषा बन रही थी, जब जनता के बीच जा रही थी, साहित्यिक बन रही थी। क्योंकि इससे पहले अपभ्रंश साहित्य था जो कि पूरी तरीके से हिंदी नहीं था, उसमें कई तरह के साहित्य थे, डिंगल था, पिंगल था, राजस्थानी था, मैथिली था, खड़ी बोली भी थी। हस्तमरा मौलिंद मवा वो वतन तूतिये हिंद कहा जाता था अमीर खुसरो को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जब एक तरफ ब्रज और अवधि का साहित्य लिखा जा रहा था, मीर आया नहीं ये लफ्ज हिंदी जुबां के बीच जैसी कविता लिख रहे थे। तो 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्यिक भाषा बनती है और उसके साथ हिंदी में गद्य का विकास होता है, बहुत सारे प्रकाशन खुलते हैं, प्रेस के आने से अखबार और तमाम तरह की चीजें आती हैं और हिंदी एकाएक बहुत समृद्ध हो जाती है। यह भी दीगर बात है कि हिंदी का विकास बाजार के कोख से होता है और यही वजह है कि हिंदी में बाजार के प्रति, सत्ता के प्रति वह प्रतिरोध नहीं पैदा होता है जो क्षेत्रीय भाषाओं में होता है। तो हिंदी दिवस को हम सिर्फ हिंदी का पितृपक्ष न माने, हिंदी दिवस के साथ साथ हमें उन सारी समस्याओं को संबोधित करना होगा, उन्हें भी देखना होगा, उन जगहों को भी, उन भाषाई जो हिंदी की सह भाषाएं हैं। दरअसल हिंदी कोई एक भाषा नहीं है, हिंदी कोई एक वचन नहीं है, हिंदी अपने चरित्र में बहुवचन है। ये एक हिंदी नहीं है, दरअसल ये हिंदियां हैं, क्योंकि इस हिंदी में भोजपुरी भी है, कुमाऊं भी है, गढ़वाली भी है, इस हिंदी में मगही भी है, मैथिली भी है, राजस्थानी भी है, इसमें निमाड़ी भी है। तो हिंदी का कोई एक चरित्र नहीं है, कोई एका नहीं है। हिंदी इसलिए हिंदी है कि वह देश की उस विविधता को भी संबोधित करती है। दरअसल 14 सितंबर एक दिन है जिस दिन हम हिंदी का दिन मान करके हिंदी के समृद्धि की बात करते हैं, हिंदी में काम करने की बात करते हैं, लेकिन हिंदी किसी औपचारिकता की चीज नहीं है, हिंदी औपचारिक नहीं है। दरअसल यह हमारे स्वभाव का विषय है। बाजार बहुत कुछ बदलता है। बाजार, आप देखिए कि बाजार की भाषा हिंदी कैसे बन रही है, प्रौद्योगिकी की भाषा कैसे बन रही है, क्योंकि किसी भी भाषा का उन्नयन जो है उसके समाज से संलग्न होता है। अगर एक भाषा मरती है, एक शब्द मरता है, एक पूरी संस्कृति मरती है, एक पूरा समाज मरता है, एक पूरा कल्चर मरता है, एक पूरा साहित्य मरता है, संस्कृति मरती है। तो हिंदी दरअसल जब तक बाजार के साथ है या एक बड़ा जनवृत्त इसके साथ है,
तो यह हिंदी के लिए चिंता की विषय की बात नहीं है। दरअसल हिंदी को लेकर के जहां चिंतित होने की जरूरत है वह यह है कि हिंदी अपनी जनता से दूर न हो, वह जनता के प्रतिरोध से दूर न हो, जनता की बोली और भाषा से दूर न हो। हिंदी को हमें इतनी हिंदी बनानी है कि जनता के एक एक मनोभाव, उसकी प्रसन्नता की भाषा, उसकी खुशी की भाषा, उसके रोने की भाषा हिंदी बने। पता चलता है कि जब हम बहुत भावातिरेक में जाते हैं तो हम अपनी भाषाओं की ओर जाते हैं जो हमारी मातृभाषा है। लोग कहते हैं कि आप हिंदी में कैसे हंस सकते हो, हिंदी में कैसे रो सकते हो। दरअसल उस जो इमोशन है मनुष्य का, वह जो कमजोर क्षण है, भावातिरेक का क्षण है, जो रागात्मक हृदय की राग से उत्पन्न होता है, उसे हमें हिंदी के रूप में अभिव्यक्त करना होगा और तब हिंदी दिवस की सार्थकता होगी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने चलते चलते उक्ति के तौर पे कही है कि हिंदी को इतना हिंदी हम बनाएं कि अपने दुख, अपने अनुभवों, अपने पीड़ा और प्रेम, हर चीज़ को हम उसमें व्यक्त कर पाएं। तो इस अथाह भंडार है मंगलम जी के पास कहने के लिए, और हम लगातार इस सीरीज को जारी रखेंगे दोस्तों, आते रहेंगे और इनकी पूरे ज्ञान की जो पोटली है उस सबको आप सबके सामने लाते रहेंगे। अब हम अनिल कार्की जी के पास में आते हैं। हमारे लोक के कवि हैं, भदेश कवि हैं और पूरे लोक को जिंदा रखे हैं अपनी लेखनी में। अनिल जी, क्या सवाल पूछा जाए आपसे? पहली बात तो ये है कि अभी मंगलम जी की मैं बात सुन रहा था तो अनुवाद की जो बात हुई, तो ये 2022 जो है हमारे लिए विशेष है। पहली बार हमने जो है हिंदी के उपन्यास को बुकर मिला है। इस वजह से महत्वपूर्ण है कि आज तक जब हम पुराने दौर में राधिका पब्लिकेशन के अनुवाद पढ़ते थे और तरह के जो अनुवाद पढ़ते थे, तो हम किसी गैर हिंदी व्यक्ति से जब पूछते थे, बताते थे कि हमने तो अलाना फलाना किताब पढ़ी, तो वो कहता था अरे मूल टेक्स्ट में नहीं पढ़ी आपने, अगर आप उसकी असली उसमें पढ़ते तो आपको ज्यादा मजा आता। तो इस बार हमको ये कहने का सौभाग्य है कि अगर कोई गीतांजलि श्री के उपन्यास को, प्रेस समाधि को अंग्रेजी अनुवाद में पढ़ेगा तो हम उससे कह पाएंगे कि आप मूल में पढ़िए। और ये इस वर्ष का बड़ी उपलब्धि हिंदी के लिए है। और जिस तरह से फिल्मों ने और जो नए किस्म के जो अनुवाद हुए हैं, सभी फिल्मों ने नहीं, उससे हिंदी का जो बोलने का जो समाज है वो बढ़ा ही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी खासकर नए लोगों के प्रति रुझान हिंदी ने फिल्मों के माध्यम से काफी दिया है। किस तरह का दिया है ये एक दीगर बहस है। और इसके अलावा मुझे हमेशा लगता रहा है कि हिंदी भाषा जो है हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि उसका जो साहित्य है वो तमाम और भाषाओं से मिलजुल करके अवधी, ब्रजी और ब्रज, अवधी, कुमाऊनी, गढ़वाली, सारी जितनी भी भाषाएं हैं उनकी एक तरह से वह सहभाषा है। हिंदी का होना दरअसल उन भाषाओं का होना भी है। इस लिहाज से हिंदी बड़ी भाषा है हमारे लिए, जिसको अभी भी लगभग 60 करोड़ लोग जिसके बोलने वाले लोग हैं। तो इसी के साथ जो दूसरा सवाल है जिसको लेकर के बार बार हम बहुभाषिकता और बहु सांस्कृतिक सवालों को लेकर के खड़े होते हैं। भाषा एक दूसरे से बहुत ही राजनीतिक तौर पर मिलती रही है पुराने दौर से लेकर के अब तक के दौर में, खासकर कॉलोनियल पीरियड में, और उसमें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हिंदी भाषा के साथ रहे हैं वो भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक परिदृश्य में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो एक बड़ी बात है वो ये है कि जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन में हिंदी एक बड़ी भाषा, जनभाषा बन के उभरी, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या गुजरात में जन्मे महात्मा गांधी हों, सब ने अपनी मातृभाषाओं को छोड़ करके हिंदी में ही अपने संदेशों को जारी किया। तो उससे हिंदी के भीतर कम से कम एक जो राष्ट्रीयता है वो हिंदी के पास है, और ये उसका एक विशेष गुण है जो सबको एक साथ बांधने में सक्षम हो सकती है। ये एक हिंदी का गुण है। और दूसरा, जिस तरह का सांस्कृतिक परिदृश्य हमारा है, जो सस्य श्यामला धरती है हमारी,
जिसमें बहुत सारी संस्कृतियां हैं। और उसमें आप देखिए अब्दुल रहमान से लेकर के सरहपा, सिद्ध और नीचे आ जाते हैं गोरख, ये सब जो पंचमेल खिचड़ी की भाषाएं थी जो हिंदी की पूर्व पीठिका है, ये सब हिंदी के ही एक तरह से हिंदी को ही खड़ा करने वाले लोग थे। और उसके बाद आप देखिए इधर जब आते हैं खुसरो, मीर और गालिब, और उसके इकबाल और तमाम जो पूरी पीढ़ी है। और अगर उर्दू में आते हैं तो अगर कथा साहित्य में आते हैं तो प्रेमचंद से लेकर के तमाम सारे लोग ये पूरा हिंदी का परिदृश्य बनाते हैं। दरअसल हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है और ये बताती है कि जो हमारी सांस्कृतिक विविधता है वो कैसे किसी एक भाषा में समा सकती है। तो बहुत ही सुंदर बात आपने अपने उसमें कही कि एक राष्ट्रीय भाषा बनाने में भी हिंदी का योगदान था, कि जो छोटी छोटी तमाम क्षेत्रीय भाषाएं थी लेकिन आंदोलन की एक मुख्य भाषा के तौर पर हिंदी ने बड़ा काम किया। अनिल जी, जैसे पहाड़ों में हम देखते हैं कि जो बच्चा स्कूल जाने वाला पहाड़ी में बोला करता था, आज वो बहुत कम सुनने को मिलती है उसके मुंह से। पहाड़ी गांव का ज़्यादातर बच्चा आज हिंदी में बोल रहा है और उसके मम्मी पापा भी बड़े गर्व महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी में बोल रहा है। हालांकि ये चीज़ थोड़ा और बाहर शहर में आकर इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है, तो कि वहाँ के बच्चों ने हिंदी छोड़ दी है, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, लेकिन पहाड़ के बच्चे ने पहाड़ी छोड़ दी है, वो हिंदी में बात कर रहा है। इसके अलावा थोड़ा सभ्य गाँव की, अगर सो कॉल्ड जो अपने को सभ्य कहते हैं कुछ जातियाँ या फिर कुछ गाँव, वो लोग भी अपने तमाम ठेठ पहाड़ी के शब्दों को छोड़कर हिंदी में कहते नजर आते। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है कि क्या हिंदी भी यहाँ पर हमको एक वर्चस्व वाली भाषा दिखाई देती है इस लहजे से, अगर क्षेत्रीय भाषाओं के लहजे से कहें? बेसिकली जो भाषा का कार्य है वो है भाषा के माध्यम से ज्ञान और बोध और ज्ञान के विकास की संभावनाओं को तलाशना और या तैयार करना। और भाषा का जो काम है वो समाज, प्रकृति और स्वयं के साथ भावनात्मक प्रगाढ़ता, संवेदनशीलता और मूल्यों के साथ सतत बंधना होता है। जिस दौर में हम जी रहे हैं वो बहुत उथल पुथल का दौर है। बाजार उसमें हावी है और तमाम तरह का जो ग्लोबलाइजेशन है वो हावी है उसमें। और उसमें केवल भाषा के तौर पर ही क्यों, समाज के तौर पर भी बहुत सारे समाज एकदम से खत्म हो रहे हैं। हाल के वर्षों में बहुत सारी भाषाएं खत्म हुई है, जिनमें से एक भाषा दक्षिण अफ्रीका की पकाहुआरा भाषा थी, जिसको ब्राजील के रबड़ व्यवसायियों ने मिटा दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनके इलाकों में इतना इतना अंधाधुंध विध्वंस हुआ कि उनका जो प्राकृतिक रहवास है उसको पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। बाजार ने हमारे प्राकृतिक रहवासों को छिन्न भिन्न कर दिया। भाषा हमारे जीवन के स्ट्रक्चर के साथ प्ले करती है, उसके साथ डेवलप होती है, बनती है, खेलती है। भाषा अपने साथ अपने सांस्कृतिक बिंबों को, शब्दकोशों को और अपने स्मृति कोशों को ढोती हुई चलती है और एक नया गणन लगातार बनाती रहती है। तो जिस समाज की मातृभाषाओं की आप बात कर रहे हैं, उन समाजों में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, चाहे वो विस्थापन के तौर पे हुए हों, चाहे वो पलायन के तौर पे हुए हों, या चाहे वो उत्पीड़न के तौर पर जातिगत आधार पर हुए हों। तो कई लोगों को या ये लगता है कि उस भाषा में उनका रोजगार नहीं है, उस भाषा में उनकी आजीविका का कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से ये एक मुख्य वजह हो सकती है। इसके अलावा जो भाषाई पॉलिटिक्स है, भाषाई राजनीति होती है, भाषा की अपनी एक राजनीति होती है। एक भाषा दूसरे भाषा से बराबरी में बहुत कम मिल पाती है। एक भाषा का नेचर होता है चोकछे की, मतलब आप क्या शुद्ध हैं ये पूछने की। तो भाषा हमेशा शुद्धता की तरफ जाने की जद्दोजहद में लगी रहती है। यही वजह है कि जब एक भाषा किसी दूसरी भाषा से मिलती है कई बार, तो वो दूसरी भाषा को ये महसूस कराती है कि या दूसरी उस भाषा को बोलने वाले दूसरी मातृभाषाओं को ये महसूस कराते हैं कि जो हम हैं, हम आपसे बेहतर है क्योंकि हम ज़्यादा बड़े लोगों की भाषा है। तो हिंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं भी जिस गांव से आता हूं, मैं भी कुमाऊनी बोलता हुआ स्कूल तक आया। बाद में हमको जबरन ही हिंदी बुलवा दिया गया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप देखेंगे कुमाऊनी में लिखने वालों की, या उनमें आप मनोहर श्याम जोशी या आप शैलेश मटियाने को देखिए, हिंदी के भीतर अपने लोक शब्दों को किस तरह से इस्तेमाल किया है। और हिंदी का ये एक व्यापकता भी है कि हिंदी ने अपने साथ अपनी लोक भाषाओं के शब्दों को भी एक तरह से मिलाने का काम किया है। तो हिंदी का ये एक गुण भी है। जी।
बहुत ही सुंदर लोग के नज़रिए से आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही। कार्की जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुनीता जी। जी, तो दोस्तों, आप बहुत ही बेहतरीन चाय भी मंगलम जी के द्वारा परोसी गई है यहाँ पर। बहुत ही पहाड़ की बिल्कुल ऑर्गेनिक चाय है। और हम अब चलते हैं डॉक्टर राजेंद्र केड़ा के केबिन की तरफ, जो कि यहाँ पर हिंदी और भारतीय भाषाएं विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। और एक लंबा समय उन्होंने इस विभाग को बनाने में एक तपस्या दी है, इतने सालों की। डॉक्टर राजेंद्र केड़ा एक बहुत अध्येता हैं, खूब लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। और लिखने पढ़ने के अलावा उनके शौक हैं हमारे जो पशु जो धिक्कारे जाते हैं, तुतकारे जाते हैं, उनकी देखभाल करना, उनको जहाँ लावारिस पशु दिखें उनकी केयर करना, उनको दूध देना। कोविड जैसी महामारी के बीच भी वो तमाम रिस्कों को लेकर उन जानवरों के रहनुमा के रूप में सामने आए हैं। तो आज हम लेकिन हिंदी की बात करेंगे, तो मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र केड़ा के केबिन का थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहूँगी। डॉक्टर राजेंद्र केड़ा के रूम में हम पहुंच चुके हैं और डॉक्टर ममता जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपको भी ममता जी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सुनीता जी। जी, और आप आज का इत्तेफाक से आपका जन्मदिवस हिंदी दिवस के दिन है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? आपको बहुत शुभकामनाएं जन्मदिवस की। एक बार फिर से आपको धन्यवाद सुनीता जी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये कोइंसिडेंस ही है कि मेरा जन्मदिन और हिंदी दिवस एक ही दिन होता है। जी, तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर ममता डॉक्टर राजेंद्र केड़ा जी की शरीक हयात हैं। तो ये जो किताबों की संगत में रहते हैं राजेंद्र जी, दिन रात ऊब होती है। कई बार आपको यार लगता है कि यार आप भी उस और एक अग्रसर हुई हैं पढ़ने की तरफ। हाँ बिल्कुल सुनीता, मैं पढ़ने की तरफ अग्रसर हुई हूँ और इसका श्रेय मैं बिल्कुल राजेंद्र को देना चाहूँगी, देती हूँ। पर हाँ, कई बार ऊब भी होती है, क्योंकि लगता है कि सही है, आप हमेशा एक ही जोन में नहीं रह पाते। ऊब भी होती है, पर नहीं, मुझे किताबों की संगत में रहने की आदत पड़ चुकी है। और कई बार कुछ पढ़ते हुए, भले वो कहानी है, कविता है, पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हाँ, जो इसमें ये सब हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जो हम खुद नहीं व्यक्त कर पाते या खुद कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो कई बार हमें साहित्य में मिल जाता है। तो बहुत शुक्रिया ममता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हम आ गए राजेंद्र केड़ा जी के केबिन में। एक टूटी फूटी कुर्सी भी किनारे में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है, पूरे दमखम के साथ कह रही है कि मेरा भी वजूद है। और यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं कि सदानीरा करके एक पुलिस कविता बसंत 2020 का एक अंक हम देख रहे हैं। कविता संग्रह यह है, बहुत ही खूबसूरत। और स्रोत साहित्य की अनुगूंज करके मदन मोहन जोशी और चंद्रमोहन अग्रवाल की एक पुस्तक दिखाई दे रही है। संभवतः ये संगीत नहीं, ये दर्शन की कोई किताब मुझे नजर आ रही है शायद। नहीं, ये शोध पत्रिका है। जी जी, अच्छा, शोध पत्रिका है। तो दोस्तों देखिए, हिंदी विभाग में हम आए हैं, तो किस किस तरह का वैरायटी यहाँ पर है। जो भी स्टूडेंट अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो अगर कोई शोध पत्रिका आप चाहते हैं, इस तरह के अच्छे सूत्रों को आप तलाशना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। केड़ा जी हमेशा मदद के लिए तत्पर रहते हैं। शोध निबंध संकलन एक अर्णव करके यहाँ पर मौजूद है। सदानीरा के कुछ अंक यहाँ पर पढ़े हैं। हंस का आज़ादी के 75 साल और क्या होंगे अभी का विशेषांक यहाँ पर मौजूद है। बाकी अनिल कार्की जी की पुस्तक भी यहाँ छाई हुई है। स्वाति मिल्कानी जी की अंकित होने दो उनके सपनों का इतिहास यहाँ पर मौजूद है। और बाकी धार का गिदार हैं। परछाई का घेरा जो है वो आभा गरखाल बोहरा जी, जो कि एक बहुत संवेदनशील कवित्री हैं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में वित्त नियंत्रक है। उनकी अभी नया नवेला, उनका पहला कहानी संग्रह आया है, उपन्यास आया है, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो आभा गरखाल जी से भी बात हम अभी करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बातचीत की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र केड़ा, सबसे पहले तो आप बताएं कि जो आपने विभाग का नाम रखा है हिंदी भाषा और भारतीय भाषाएं विभाग, इसके क्या बहुत बड़े मायने, अन्य भारतीय भाषाएं विभाग, तो क्या मायने हैं इसके? हाँ, इसके मायने ये हैं सुनीता जी कि पहले से जो हिंदी विभाग का नाम चलता था वो हिंदी विभाग नाम से ही चलता था, लेकिन जैसे जैसे दृष्टि बदली तो ये माना जाने लगा कि हिंदी अपने परिक्षेत्र में, हिंदी अपने जो हिंदी का डोमेन है उसके आसपास हमेशा जो है अन्य भारतीय भाषाएं जो हैं वो विद्यमान रहती हैं। जैसे हम अपने समाज को अगर देखेंगे, इस वक्त हल्द्वानी को भी देखेंगे, तो हम देखेंगे केवल हिंदी भाषी लोग, जिसे खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, वही लोग यहाँ नहीं रहते हैं। उसके अलावा भोजपुर क्षेत्र के लोग हैं, ब्रजभाषाई क्षेत्र के बहुत सारे लोग हैं, राजस्थानी बोलने वाले लोग हमारे बहुत आसपास हैं, मारवाड़ीज हैं और पंजाबी हैं, उर्दू बोलने वाले लोग हैं। यहीं बगल में आप नैनीताल चले जाइए तो एक बड़ा तबका है जो तिब्बत
से आया हुआ है और वो हमारे आसपास बात करता है। और आप कैंपसेस में उसमें जाएंगे, अगर परिसरों में जाएंगे विश्वविद्यालयों के, तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से भी आते हैं। अब तो क्योंकि आना जाना इधर के सालों में बहुत आसान हो गया है, तो हम एक भाषाई ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, एक ऐसे सार्वजनिक संसार में रहते हैं जहाँ किसी एक भाषा को अकेला महत्व दे पाना शायद ठीक नहीं होगा, बहुत तर्कपूर्ण नहीं होगा। बहुत सारी भाषाएं हमारे आसपास रहती हैं, इसलिए जो हिंदी भाषा का अध्ययन जब हम करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम बाकी भाषाओं के लोगों के प्रति भी सहानुभूति पूर्वक विचार करें। तो इसे क्या पाठ्यक्रम में शामिल भी किया गया है? हाँ, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इवन आपको जानकर शायद आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आपको ये आश्चर्यचकित करेगा कि हिंदी तो छोड़िए, अंग्रेजी वाले भी अब जो हैं वो भारतीय भाषाओं की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें रविंद्रनाथ ठाकुर को शामिल किया है और दक्षिण के लेखकों को शामिल किया है, इवन प्रेमचंद को शामिल किया है। तो ये भाषाई परिदृश्य है, इसके बगैर, इतने बहुरंगी के बगैर भाषाई परिदृश्य पूरा होता नहीं है। आजकल जो नारा है कि एक ही चीज चलेगा, एक ही झंडा, एक ही राशन, ये चीजें बहुत, मुझे लगता है कि भारत जैसे देश के लिए जहाँ अनेकता में एकता जैसा नारा बहुत शुरू से चला है, तो ये कहना कि हिंदी विभाग अकेले हिंदी विभाग होगा वो ठीक नहीं है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं विभाग कहना ज्यादा मुझे लगता है। और अंग्रेजी विभाग वाले भी अपने नाम को कुछ इसी तरह से आजकल अभी तो फिलहाल उन्होंने फॉरेन लैंग्वेजेस एंड अंग्रेजी ऐसा कुछ किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश ऐसा कुछ शायद नाम उनको। मैंने हालिया एक डीयू की एक लड़की का, एक रिसर्चर का इंटरव्यू किया था, तो वो लोक साहित्य, अंग्रेजी की स्टूडेंट है, लोक साहित्य पर रिसर्च कर रही है। हाँ, मुझे लगता है भाषा, कभी जो भाषा आपके लिए एक संसार खोलती है वही भाषा आपके लिए दूसरा संसार बंद करती है, अगर आप एक ही भाषा के साथ अपना संसार रचाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप बहुभाषी होते हैं तो आपके संसार की परिभाषा बदल जाती है। तो अंग्रेजी वाले अगर ऐसा करेंगे कि वो बाकी भारतीय भाषाओं की तरफ को जाएंगे, तो बाकी भारतीय, ये दरअसल वन वे नहीं होगा, ये टू वे होगा। अंग्रेजी अगर भारतीय भाषाओं को जानेगी तो भारतीय भाषाएं भी अंग्रेजी को जानेंगी। तो ये आवाजाही बहुत अच्छी है, ये टू वे रोड है और ये हर किसी भाषा भाषी के साथ होना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि टू वे है चीजें। राजेंद्र जी, आज आप लोगों ने क्या हिंदी दिवस को किस तरह से आप लोग आज उत्सव की तरह मना रहे हैं? देखिए, सब लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं और पूरा विश्वविद्यालय परिवार जानता है कि इस वक्त नैक की विजिट हमारे वहाँ चल रही है। अगर ये नहीं होता तो हम एक संक्षिप्त सा अच्छा कार्यक्रम आज जरूर आयोजित करते, जिसकी हमने रूपरेखा तैयार की थी और अपने एक सीनियर प्रोफेसर से बात की थी कि वो आज यहाँ लेक्चर करने आएंगे और हम सब लोग बैठकर 2-2.5 घंटा एक समारोह करते, लेकिन हमने फिर उस विचार को स्थगित कर दिया। लेकिन फिलहाल हम आज एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। नीचे जो शौर्य दीवार है भूतल में, उसके साथ एक हमने बोर्ड लगाया हुआ है जो अभी फिलहाल केवल सफेद रंग का है, सादा है। उसमें हम सब लोग मिलकर आज अपने अपने हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे। सब लोगों से हमने ये रिक्वेस्ट की है, माननीय कुलपति जी उसका उद्घाटन करेंगे और विश्वविद्यालय का प्रत्येक सदस्य, वो भले ही शिक्षक हो या वो भले ही कार्मिक हो, अधिकारी हो, जितने स्तर के लोग विश्वविद्यालय में इस वक्त कार्यरत हैं, वो सब आकर, मैं चाहूंगा कि उसमें हिंदी में हस्ताक्षर करके आज के इस छोटे से कार्यक्रम को के साथ सहयोग करें। तो ये बहुत ही सुंदर और बिल्कुल अलग किस्म का आपने एक अभियान लिया है आज। ये केवल प्रतीक के तौर पर है या इसके हाँ, नहीं, वैसे तो मायने हर बात के होते हैं। बात यह है कि आप उस मायने को कितना महत्व देते हैं। हिंदी में एक अकेला हस्ताक्षर हो सकता है किसी की मानसिकता को हिंदी की तरफ को धकेल दे। आज पहली बार कुछ लोग होंगे, तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ लोग होंगे जो शायद पहली बार हिंदी में हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि साइन ऐसी चीज है कि वो बहुत पर्सनल चीज होती है और लोगों के साइन, अब हम सभी इस उम्र में हैं कि हम पिछले 20-25 सालों से साइन कर रहे होंगे, तो साइन जो है वो हाथ बंध जाता है। लेकिन अचानक अपना नाम हिंदी में लिखना, कहना कि मैं हिंदी में साइन करूंगा, हो सकता है ये हिंदी में साइन करना किसी को एक पत्रिका की तरफ धकेल दे, एक नई हिंदी कहानी की तरफ धकेल, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हाँ, हो सकता है, जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा राजेंद्र जी, जैसे आप बहुत पढ़ते रहते हैं, क्या ऐसा है कि अभी भी इस तरह की चीजें हिंदी में मौजूद नहीं है? क्या ये जुमला बनकर रह गया है? अब बहुत कुछ हिंदी में आ चुका है, बहुत कुछ अनुवाद हो रहा है, क्या है स्थिति इस वक्त? हाँ, नहीं, बहुत तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, ये तो आप अपनी तरफ से जोड़ती हैं मेरे लिए, लेकिन हाँ, पढ़ने की कोशिश में चीजों को करता हूँ। वाकई ये जो डायलॉग आपने बोला था कि हिंदी में बहुत कुछ नहीं है, इसमें कमी आई है, निश्चित तौर पर आई, लेकिन उसका भी अपना स्तर है। अभी भी समाज विज्ञान के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, और मैं कहूंगा बल्कि कि 90 के दशक के बाद से जो परिवर्तन हुआ है भूमंडलीकरण का,
उसके अध्ययन को लेकर भारत में कुछ काम जो है वो अब भी केवल अंग्रेजी में हुए हैं, हिंदी में केवल उसका अनुवाद हुआ। और अनुवाद की क्योंकि अपनी सीमाएं होती हैं, ओरिजिनल काम अगर नहीं होगा आपका वो, तो उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, वो सीमाएं अभी तक स्पष्ट हैं। अभी नए अध्ययन जो आ रहे हैं, जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूरी ह्यूमन रेस, मानव जाति के इतिहास को नए सिरे से लिखा जा रहा है। और पश्चिम इन द सेंस की हिंदी से अलग जो भाषाएं हैं वो इस काम को कर रही हैं। हिंदी में इस तरह का काम जितना मैंने खोजा है उसमें इस तरह का काम एकमात्र प्रसन्न कुमार चौधरी एक लेखक हैं, उनकी एक बहुत मुकम्मल किताब मैंने पढ़ी थी, हमारे साथियों ने भी पढ़ी होगी, उसका अतिक्रमण की अंतरयात्रा जो किताब है प्रसन्न कुमार चौधरी की, उन्होंने एक तरह से हिंदी में, केवल वो किताब ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले अंग्रेजी में लिखी थी, उन्होंने किताब हिंदी में ही लिखी है और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन पर, मानव सभ्यता पर बात करती हुई किताब है। लेकिन मैं, हो सकता है मेरी दृष्टि में नहीं आई हूँ, लेकिन मैं अब ये कहना चाहूंगा कि इधर हिंदी में इस तरह का काम केवल अकेला है, फिर और कोई लोग लिख रहे होंगे तो हो सकता है उसको मेरी वो जानकारी में न हो। जी, उसके अलावा चलते चलते ये सवाल भी पूछना चाहूंगी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने भी अपने वहाँ कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली भाषा का पाठ्यक्रम और कुछ सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए हैं। वो उस पहल को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, नहीं, वो ऐसी पहल है कि वो हर भाषा भाषी का सपना होता है कि मेरी भाषा जो है वो थोड़ा आगे बढ़े। तो वाकई इस पहल के पीछे विश्वविद्यालय प्रशासन की, कुलपति जी की या हमारी दृष्टि यही थी कि क्योंकि हम कुमाऊनी से ताल्लुक रखते हैं, हमारे बहुत सारे साथी विश्वविद्यालय के अंदर हैं जो गढ़वाली से साबका रखते हैं, और हम जो हैं वो सांस्कृतिक तौर पर नेपाल से सीधे सीधे जुड़े हैं। हमारा जो एक पूरा बेल्ट है जो इधर पिथौरागढ़ से लगती है, वहाँ उसमें और नेपाल में कोई फर्क नहीं है, तो नेपाली भी हमारी अपनी भाषा है। तो अपनी भाषाओं को, ये केवल एक पहल है, और उसके अलावा हम चाहेंगे कि और भी जो हमारी प्रादेशिक बोलियां हैं जो हमारे प्रदेश के अंदर बोली जाती हैं उन पर भी अध्ययन हो, उन पर भी पाठ्यक्रम बने। लेकिन पाठ्यक्रम बनाने के पीछे कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। वो पाठ्यक्रम में हमको जो है वो छात्र चाहिए, नहीं तो वो पाठ्यक्रम जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह से चलेंगी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपने अपना बहुत कीमती वक्त आज हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, अब हम लोग अंत की तरफ हैं। हिंदी दिवस के मौके पर हमने हिंदी विभाग की यात्रा आपको करवाई और हिंदी विभाग के हमारे जो बहुत आला तरीन जो हमारी फैकल्टी यहाँ पे है उनसे बातचीत हमने की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, बाहर प्रकृति जो है वो अपना नज़ारा खूबसूरत हमें दिखा रही है। हम लोग अगर हिंदी से जुड़े रहेंगे तो अपनी प्रकृति के भी नज़दीक हम रहेंगे। हिंदी कोई अलहदा चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपस में मिली हैं, जैसा कि इस पूरी बातचीत से सामने आया। तो अब अंत की तरह हम लोग चलते हैं। अब हिंदी का सिग्नेचर कैंपेन, एक बड़ा अभियान आज का है, तो हम अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें, आप सब भी करें। और चलते बहुत सारी किताबें और फिर से यहाँ पर दिख रही हैं। खलील जिब्रान है, यशोधरा डालमिया की किताब है, अंग्रेजी से अनुवाद है, मदन सोनी ने किया है सैयद हैदर रजा पर, और रजा जी पर अभी बहुत उनका जन्मशती समारोह भी यहाँ पर किया गया था। तो इस बहुत सी बातचीत के लिए पूरे हिंदी विभाग का हम फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी, तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा YouTube चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, फेसबुक पेज है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।